सीधा रुख करते हैं इंडिया न्यूज के मंच प्रोग्राम में, जहां पर अधिकारी पहुंचे हैं। नेचर ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज्ड। आजकल आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की बात होती है, रेडिकलाइजेशन, एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात होती है, साइबर वॉरफेयर पे आ गए हम, नैरेटिव वॉरफेयर पे आ गए हम, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर पे आ गए हम। जो आप देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में जो बांग्लादेश में हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं और सस्पिशन ये है कि करवाए जा रहे हैं कि भी बांग्लादेश में अंदरूनी मुसीबतें हों और हमारे और बांग्लादेश के रिलेशंस में मुसीबतें इस बात से आ जाएं। आई नहीं हैं, लेकिन ये नेचर ऑफ वॉरफेयर कैसे बदला है? सर बहुत अच्छा सवाल, माइक ले लीजिए सर। ऋषभ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे मैं यही कहना चाहता हूं कि जो क्लासिक वॉरफेयर होती थी दूसरे महायुद्ध तक, उसके बाद भी जो हुए हैं वो अभी नहीं होंगे मेरे सोचने में। अब जो हो रहा है वो एक दूसरी जनरेशन की वॉरफेयर चल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान ने कश्मीर में की, चाइना जो है अपने तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये जो है डायरेक्ट अप्रोच नहीं अडॉप्ट की जा रही। इसके साथ साथ जो ये हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो रही है, उसमें भी नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल आ रहा है और देश डायरेक्टली नहीं कुछ कर रहे, पर देश को कमजोर करने, हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल बहुत अहमियत है साइबर वॉरफेयर। नेट सेंट्रिक जो वॉरफेयर था उसके आगे हम चल पड़े हैं अभी, और स्पेस डायमेंशन भी आ गई है बीच में। आप जानते हैं कि आजकल सब देश अपने स्पेस में काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो क्रिप्टोग्राफी है, जो अटैक्स हैं, साइबर अटैक्स, उससे भी देशों को कमजोर किया जा रहा है, किया जा सकता है। तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में हमें कैसे ये सब चुनौतियों का सामना करना सीखना पड़ेगा। उसमें हम ऑलरेडी वी हैव टेकन मैनी स्टेप्स, बट आई वुड लाइक टू मेंशन द हिस्ट्री of how reforms in defense field, because जब तक देश की व्यापक शक्ति, उसमें रक्षा की शक्ति जो है उसके ऊपर सुधार नहीं होगा तो देश की दुनिया भर में इज्जत नहीं होती है। जनरल सिंह, आपने तो खैर इस पे 2008 में किताब भी लिखी है और उस पे बस कुछ देर बाद उसी पे चर्चा करेंगे जी। इस चर्चा में करीबन 50-60 साल तो हम पाकिस्तान की चर्चा करते रह गए जी। आजकल ये भी चर्चा चल रही है कि भी 2001 और 2008 के बाद हमने सख्ती नहीं बरती, अब बरत रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत सालों से बंद है। लोग फिर भी कह रहे हैं, आपने फारूक अब्दुल्ला जी को सुना होगा कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। क्या स्ट्रेटजी हमारी पाकिस्तान की ठीक चल रही है कि बात ना करें और अगर वो कुछ करें तो उनको सख्ती के साथ जवाब दें? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो रणनीति है या हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आतंकवाद को मत अपने देश से हमारे देश में एक्सपोर्ट करिए। तो जब तक वो चलता रहेगा बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो हर किस्म की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की तरक्की, भारत की तरक्की के बीच में बाधा डालें, और आई थिंक देयर स्ट्रैटेजी इज बेसिकली दैट दे कैनॉट बीट अस इन एनी वॉर। दे शैल ओनली ट्राई to use unconventional warfare and indirect warfare as what they are trying. But has the threat changed? Air Marshal,
थ्रेट अब पाकिस्तान का रह गया है? क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत देखें, वो बद से बदतर हो रही है, जीडीपी में प्रॉब्लम हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे, उनकी मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे, जो मिल रहा है वो चीन से मिल रहा है। थ्रेट चाइना से है, पाकिस्तान से है, जॉइंट थ्रेट है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन में नो वॉर नो पीस कंडीशंस हैं और ये ऐसे ही चलने वाली हैं। और इस लड़ाई के अंदर सिर्फ फौज को लड़ना नहीं है, सारे देशवासियों को लड़ना है। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हमारे ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, तरह तरह के लोगों को, चाहे वो ट्विटर पे वॉर चल रही है, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉर है, हर वॉर के अंदर सारे देश को मिलकर करना है। 2001 और 2008 के बारे में आपने पूछा और मैं बताना चाहता हूं कि तब भी हमको घुस के मारना चाहिए था। 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, 2008 पे इतना बड़ा हमारे सेंटर ऑफ कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक सेंटर, उसके ऊपर अटैक हुआ, इतने लोग मर गए। और हमको तब भी हमारे एयर चीफ ने जाके बताया था कि हम तब डीप स्ट्राइक करेंगे एयरफोर्स यूज करके, मगर हमने नहीं किया। तो समय आ गया है पाकिस्तान को। देखिए, ये लास्ट 3-4 साल में चाहे वो उरी अटैक हुआ, चाहे वो बालाकोट अटैक हुआ, हमने एक क्लियर सिग्नल दे दिया है कि आप न्यूक्लियर हैं, हम भी न्यूक्लियर हैं, मगर उसके नीचे भी एक जगह है, हम आपको घुस के मारेंगे। और वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट कंटिन्यू टू ब्लीडिंग। जैसे जनरल साहब ने अभी बताया कि फिगर्स दिए हैं, 17,000 लोग हमारे पीस टाइम के अंदर बिना लड़े लड़ाई के अंदर इस वॉर के अंदर लड़े हैं। दूसरी बात, आज के दिन में मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जैसे जनरल जे ने बताया कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन में साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तरह तरह की टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है और वो टेक्नोलॉजी सारे देश को मिलके उस लड़ाई के अंदर घुसना है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? देखिए, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मेस में है, FATF ग्रे जोन में है। एक्चुअली उसको अभी तक ब्लैक जोन में लगा देना चाहिए था, मगर द वर्ल्ड इज बीइंग सॉफ्ट। उनकी डेट की पोजीशन ये है कि वो अपना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे और वो डेट का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है। देखिए, चाइना ने उनके साथ मिलकर CPC कॉरिडोर बनाया है, वो कोई फ्री ग्रांट नहीं है। 20-25 साल ये अमेरिका से फ्री ग्रांट ले रहे थे। आज के दिन में जो पैसा इनको मिल रहा है वो इंटरेस्ट पे है और उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और चाइना ने अपने सिक्योरिटी के लिए अपने सोल्जर्स वहां पहुंचाते हैं। आज सवेरे की खबर है, कल की खबर थी, ग्वादार के अंदर बलूचिस्तान में लोग सब उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि लोकल बलूच को कुछ नहीं मिल रहा है, सारा पैसा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जा रहा है। तो इसलिए जो पाकिस्तान हैंडल करना है वो एक डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, वो अंदर अंदर से गल रहे हैं और अंदर अंदर से मर रहे हैं। आज आप जिक्र कर रहे थे ग्वादर को हक दो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हजारों लोग वहां पर तैनात हो गए हैं। जनरल पन्नू, रण फ्रंट्स वॉर की चर्चा नहीं कर सकते जब तक हम चीन पे चर्चा ना करें। हमारे पास समय तो घंटों का होना चाहिए इसके लिए, और हम आप लोगों के साथ क्वाइट ऑफन बैठते हैं इस पे चर्चा करने के लिए। क्या बदला है पिछली मई जून से और अब जो साल खत्म हो रहा है 2021 में? ऋषभ, पिछले साल बहुत चर्चा हुई कि चाइना ने अपने ट्रुप्स को LAC के आगे अपनी क्लेम एरिया में भेज दिया और इंडियन आर्मी ने भी उसको रिएक्ट किया। गलवान की जो क्लैश हुई सबको इसके बारे में मालूम है। लेकिन एक इंडियन रिएक्शन को देखते हुए चाइना ने यह समझा कि ये ऑर्डिनरी बैटल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने यह सिद्ध किया कि ये पूरी तरह तैयार है। इंडिया इज नॉट प्रोएक्टिव, वी डोंट take offensive into our hands in a proactive strategy, but the moment we know that the adversary is trying to push us, वो सलामी स्लाइसिंग तो करता है लेकिन उसकी हमें स्ट्रेटजी मालूम है। तो जैसे हमारे जो ट्रुप्स हैं, हमारे ट्रुप्स का एक्सपीरियंस ये है कि हम हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में बहुत सालों से हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं और लड़ाई भी लड़ी है। कारगिल के उनको पूरा एग्जाम्पल सामने है कि इंडियन आर्मी विल not step back from reclaiming any territory, whether it is a high altitude, super high altitude, or even in extreme difficult and weather conditions.
So as a result, when they saw the retaliation by the Indian troops, I think Chinese have understood that they need to be prepared better. So they have allocated huge amount of money for infrastructure development, training, and also modernization of their troops. And they are trying to push through the geopolitics of the Tibetan population, their infrastructure. वो गाँव को आगे भेज रहे हैं बताने के लिए कि हमारे claimed areas हैं, और ये जो LAC को वो LC में convert करने की कोशिश की जा रही है, which is a bit dangerous. But I think Indian Army is more proficient in handling LC kind of a situation. LAC was always ambiguous, but if they are wanting to convert that into LC, I think we are very good at it. Okay, interesting point. General Singh, you've written a book on this, if I remember, on the McMahon line. How things क्या बदला है? आपने क्या देखा है कि 10-12 साल पहले जब आप किताब लिख रहे थे और अभी जो हाल ही में पैंडेमिक के साथ-साथ ये जो एग्रेशन हुआ है, क्या बदला है? ऋषभ, मैंने 2 किताबें लिखी हैं। एक में मैंने आज से 10 साल पहले लिखा था कि CDS की हमें जरूरत है, क्योंकि जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया कि 1971 वॉर में जॉइंटमैनशिप बहुत काबिल तारीफ थी, लेकिन उस समय पर्सनालिटीज वैसी थी। प्राइम मिनिस्टर वाज स्ट्रॉन्ग, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेकशॉ वो भी एक अच्छी पर्सनालिटी थे, प्रोफेशनल थे, बहुत उनको मानते थे लोग, और वो दोनों दूसरे सर्विस चीफ्स को साथ लेकर चले, और गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट की सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब है कि 1971 वॉर वाज एग्जांपल वेयर इट वर्कड, बट इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। उससे पहले 62 की वॉर में देख लीजिए, एयरफोर्स को इस्तेमाल ही नहीं किया गया, एयरफोर्स से शायद पूछा भी नहीं गया होगा। और उससे पहले आप अगर देख लीजिए 47-48 में भी जो कुछ डिसीजंस हुए थे उसमें कमी थी, एक जॉइंटमैनशिप की, एक रणनीति बनाने की, एक टीम की कमी थी। तो इसलिए मैंने किताब में लिखा कि CDS की जरूरत जरूर है, और आज से 10-12 साल पहले जब मैंने लिखा उसमें यह कहा था कि ये CDS को बनाने से पहले हर आर्म फोर्सेस को इंटरपोस्टिंग करनी चाहिए। दैट मीन्स आर्मी के ऑफिसर नेवी में सर्व करें, नेवी के कुछ ऑफिसर एयरफोर्स में सर्व करें, इस तरह से उनको ज्ञान होगा। अभी कल को आप सिंगल पॉइंट एडवाइजर लगा दीजिए किसी नेवी के ऑफिसर को, ये नहीं है कि वो ऑफिसर काबिल नहीं है, लेकिन उससे कोई पूछे तवांग कहाँ है, किबिटू कहाँ है, आप गलवान वैली ले लीजिए, उसे उसका ज्ञान नहीं होगा, तो उसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। तो अभी भी हमें शुरू करना चाहिए, जो मैंने उस वक्त सजेस्ट किया था। जनरल सिंह, आप एक छोटा सा इंटरजेक्शन करूंगा, क्योंकि आपने CDS की बात करी। इस पे चर्चा करने से पहले इस इंडिया न्यूज़ मंच से एक जनरल रावत और हमारे 13 और शहीद को एक छोटा सा ट्रिब्यूट, छोटी सी सलामी जरा सुन लेते हैं। जनरल विपिन रावत, हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो जनरल जो देश की सेना को सर्वोच्च बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान एक बार में 2.5 युद्ध लड़ सकता है, चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद तीनों को कुचल सकता है। उन जनरल विपिन रावत की गिनती देश के बेहतरीन सेनानायकों में होती है। बतौर CDS सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन, सेनाओं का आधुनिकीकरण और तकनीक के मामले में दुनिया के बेहतरीन डिफेंस स्किल से लैस करने का सपना लेकर वो दिन रात मिशन पर लगे रहते। ऐसे जांबाज जनरल के लिए 8 दिसंबर की तारीख दुर्भाग्य लेकर आई। तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जनरल विपिन रावत को हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए देश के तमाम राजनेताओं का आना और अंतिम यात्रा में आम लोगों की भीड़ का उमड़ना एक इतिहास बन गया। वो जनरल जो अपने देश के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार था, उसको देश ने अब दिल में सबसे ऊंची जगह दी है। इंडिया न्यूज़ को समूचे देश की तरह
जनरल विपिन रावत पर गर्व है। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। 1971 युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे, देश भर में मनाया जा रहा जश्न। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर कसा तंज, बोले युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग राजनेताओं ने शिमला एग्रीमेंट टेबल पर हारी। कैथल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में होगी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। लघु सचिवालय सभागार में लोगों की समस्याएं सुनकर कराया जाएगा समाधान। सभी विभागों के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। चरखी दादरी की रामबाई की फिटनेस देख छूटा लोगों का पसीना, कई मेडल जीतकर बनाए रिकॉर्ड। 104 साल की रामबाई ने राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, 24 घंटे में 7,984 नए मामलों की पुष्टि। बुधवार के मुकाबले 14.2% केस में बढ़ोतरी दर्ज। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी लोगों में फैलाई दहशत। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो रावत जी को और उनके साथ जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सब को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दें तथा उनके परिवारजनों को और पूरे देश को इस असह्य कष्ट को सहन करने की शक्ति दें। जय हिंद। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, इस पे चर्चा महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ाते हैं। जनरल सिंह, जहां पर आप रुके थे वहीं से आगे लेते हैं। फर्स्ट एवर CDS पोस्ट डिफाइन कर रहे थे रोल, आप इसके बारे में लिख चुके हैं। सोल्जर्स जनरल आपकी किताब थी, 2010-12 में आई थी। कारगिल के समय भी इसी की चर्चा हुई थी कि जॉइंट्समैनशिप जो आप सब ने चर्चा करी है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड यूनिट्स, इंटीग्रेटेड कमांड्स की बात चल रही है। ये CDS का पोस्ट अब हमारी समझ में क्या है? What does it stand for? What's the role that's been defined by General Rawat? देखिए, हमने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने बताया ऋषभ, कारगिल की लड़ाई में हमारी जॉइंटमैनशिप कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ी कमी थी। मतलब टू गेट द बेस्ट एफिशिएंसी, टू गेट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द फोर्स, देश के व्यापक शक्ति को पूरा असरदार बनाना, कारगर बनाना, उसके लिए मिलिट्री जो है योगदान जरूर महत्वपूर्ण है। और उसके लिए CDS होना एक बहुत अच्छा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। और CDS अब जब बनाया गया उसको मैंडेट दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो मेरे करीबी थे जनरल बिपिन रावत, और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मतलब हमने इकट्ठा काम किया है। उन्होंने पहला कदम ये लिया मैंडेट के मुताबिक कि तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट करना, उनको इकट्ठा करना, उनकी ताकत को कारगर करना। तो उसके साथ साथ जो है जॉइंटमैनशिप को बढ़ाना। अगली बात थी कि जो हमारे प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स हैं उसमें भी उसको समान करना, स्ट्रीमलाइन करना, और कई और विषय थे जो कि उनको मैंडेट में मिले हैं। तो उसमें ये भी था कि वो थिएटराइजेशन करेंगे। थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पहली फौज में आर्मी के 7 कमांड थे, इसी तरह से एयरफोर्स के कमांड थे, नेवी के थे, वो अलग अलग थे। वो अपने आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ को रिपोर्ट करते थे। लेकिन उसमें ये कमी थी
कि इंटीग्रेशन और उसका सबका सिनर्जी का मतलब सबको जो ताकत है उसको इकट्ठा करना, वो आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अलग सर्विस वाले ने, चीफ ने अपना फैसला इसलिए लिया कि उसको ये सही समझता था, लेकिन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं था। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। ये चर्चा तो कब से चल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं था। ये पॉलिटिकल विल अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने दिखाया। और मेरे भी किताब में मैंने 2020 पता नहीं कैसे लिख दिया, 2012 में किताब छपी थी, मुझे कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा बाय 2020 ये CDS should be in position. Okay, it is now, of course. Air Marshal Chopra, मॉडर्नाइजेशन की बात चलती है, रिफॉर्म की बात चलती है, रिफॉर्म स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड यूनिट। मुझे पता है कि राजस्थान में इनकी एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है इनकी। इस रोल को आगे बढ़ाने के लिए आजकल देश में डिफेंस प्रोडक्शन इंडिजनाइजेशन की बहुत चर्चा चल रही है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब हम अपनी मिसाइल तकनीकी और अपने एयरक्राफ्ट, LCA, गन्स को एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं। ये बदलाव कितना हो गया है और इसमें आप क्या आशा कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं इंडिजनाइजेशन की बात करूं, मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत डिफेंस एनालिस्ट हर रोज हमें चाइना के बारे में फिगर सुना के अंडर कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे अगेंस्ट, हमारे बॉर्डर के अगेंस्ट जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, उनकी टोटल ग्राउंड फोर्सेस की स्ट्रेंथ 220,000 लोगों की है, और उसमें सिर्फ 1 लाख लोग उनके तिब्बत और जिंजियांग में, जो हमारे को इमीडिएटली फेस कर रहे हैं, उसके सामने है। और उसके बदले हमारी इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस, आर्मी के 3 लाख लोग इस चाइना बॉर्डर पे है। 3 गुना हमारी फोर्स आर्मी की ज्यादा बैठी है। सिमिलरली